अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये आज ब्रेक इवन की सेकंड सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 2। पिछली क्लास के अंदर जो है हमने बनाया था एक सवाल, जिसको अगर आप रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सिंगल यूनिट की बात की थी। मैंने आपसे बताया था कि ब्रेक इवन के जो है वो 2 या 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपके पास सिंगल यूनिट का आता है, एक आता है मल्टीपल प्रोडक्ट का। तो आज जो है इंशाल्लाह हम मल्टीपल प्रोडक्ट की जो है क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। और मैं स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ शरीफ तबानी एंड आई एम वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड आई हैव बीन टीचिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू दिस स्टूडियो टीम, स्पेशली मुदस्सर जो है, जिनकी काविशों की मदद से हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है वीडियो आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। तो थैंक्स टू ऑल टीम फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ वंडरफुल वीडियोस। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए सवाल पिछली वीडियो की तरह मैंने यहाँ पे भी जो है वो प्रेजेंट कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे ये सवाल जो है मैंने खुद से डेवलप किया हुआ है। एक सवाल आया था 2019 के अंदर, उसको थोड़ा-सा मैंने रेप्लिकेट किया हुआ है, नॉट 100%। तो ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। और क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि एग्ज़ामिनर भी रेप्लिकेट कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। पहले सवाल को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। सवाल क्या है, पहले तो हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दो जो एग्जिस्टिंग डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। इसको ज़हन में रखते हुए हम सवाल को पढ़ते हैं। और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पहले क्या क्या करें कि सवाल को जो है की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें, ताकि आप सवाल को उसी पर्सपेक्टिव पे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपका सवाल पढ़ने में फोकस भी हो जाता है। कंबाइंड ग्रुप हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए एक चीज़ तो आपको सबको पता है। अच्छा, मैं दोबारा एक रिमाइंड करा दूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बेसिक सेशंस नहीं है। तो ये ताकि स्टूडेंट्स को पता ये चले कि ये बेसिक सेशंस में तो ये होता है कि बेसिक सेशंस की जो है मेरी 2 वीडियोस अलग हैं जो मैंने बच्चों के साथ शेयर की हुई है। तो उसके अंदर बहुत ही बेसिक और स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। ये जो है रिवीजन क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मैंने पिछला जो सवाल किया था वो मतलब मुझे अभी तक उसका टेस्ट आ रहा है कि इतना ज़बरदस्त सवाल है, उसके अंदर इतने ज़बरदस्त कंटेंट्स हैं। तो वो तो आपने लाजमी जो है हर स्टूडेंट को देखना आप समझें कि फ़र्ज़ है, क्योंकि उसके अंदर जो जो कंटेंट्स है वो पूरी कॉस्टिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इस सवाल के भी जो है वो कंटेंट्स आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एक चीज़ ये है कि जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे जो इसका रेशो ऑफ सेल्स जो है वो दिया हुआ होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो रेशो चेंज नहीं कर सकते। जिस रेशो से हमारे पास सेल हो रही होगी उसी रेशो से ब्रेक इवन आएगा, उसी रेशो से कम या ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पे रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2 का। ये इसकी लिमिटेशन कह लें या इसका एक मेन एरिया है जो कि सवाल में दिया होता है और हम उसी बाउंड्री के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो 200 और 150 रेस्पेक्टिवली है। और डिटेल ऑफ द कॉस्ट अब ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट ये पर यूनिट है। अगर मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे ये पर यूनिट है, पर यूनिट, और ये भी पर यूनिट है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार-बार समझाया था, आप भी दोबारा समझ लें। और देखिए यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स। तो जहाँ पे लिखा हुआ हो प्रोडक्शन कॉस्ट तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका मतलब है इसमें फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल। इसका मतलब अब आपका एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिक्स और वेरिएबल को आप सेपरेट करें। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया और मेरे हिसाब से कम एग्जाम में 6 सवाल के करीब ऐसे हैं ब्रेक इवन के जहाँ पे उसने फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करवाया है। तो अगर ये टेक्निक आपकी समझ में आ जाती है, आपको पढ़ने आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो जहाँ पे भी ये अमाउंट दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, फौरन आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये
फिक्स और वेरिएबल दोनों साथ हैं। अब आपको सवाल पढ़ते हुए देखना पड़ेगा कि ये इसमें से वेरिएबल कैसे निकलेगा और फिक्स कैसे निकलेगा, तो ये हम अभी समझते हैं इस सवाल से। फिर रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 40 और 30% दोनों प्रोडक्ट का दिया हुआ है। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इज, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 1 लाख यूनिट्स है, और इनकम स्टेटमेंट इनकम टैक्स रेट इज 25%। ठीक है, तो अब ये जो 1 लाख यूनिट्स हैं वो किस रेशियो से बिक रहे होंगे, तो ये जो होगा, तो हम सबसे पहले तो क्या आपको निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ नंबर, रिक्वायरमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी, सबसे पहले तो हम उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते हैं ताकि हम बार बार रेफर करना हो। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम सेल कर रहे होंगे वो इसके 60,000 होंगे, और इसके जो है वो 40,000, इसके जो है वो 40,000। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स। सेल्स की जो है यहाँ पे इन्होंने अमाउंट दी हुई है, सेलिंग प्राइस, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई ₹200। इसी तरीके से बी का जो है वो सेल्स 40,000 मल्टीप्लाई बाई 150, तो इसकी जो अमाउंट बनती है, अच्छा अगर हम उसको, क्योंकि फिगर्स काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो हम रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लें तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसकी जो सेल्स की जो अमाउंट आ रही है वो 12 मिलियन रुपीस, और इसकी जो सेल्स की जो अमाउंट आ रही है वो 6 मिलियन, और गालिबन मुझे टोटल की ज़रूरत नहीं, अगर होगी तो मैं इसका टोटल का कॉलम भी बना लूँगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये सेपरेट कॉस्ट हम अलग अलग निकाल नहीं सकेंगे, और ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप इसको अलग अलग निकाल के दें। तो अच्छा, इसमें की पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। की पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब क्योंकि सेल्स आपके पास आ गई है, तो आप इसके बेसिस पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर मैं निकालता हूं, तो ए का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 12,000 के ऊपर कितने परसेंट है, 40%, और बी जो है उसकी जो 600,000 या 6,000 इंटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 30%। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो अमाउंट आ रही है वो 4,800, 40% ऑफ 12,000, और इसका जो है वो गालिबन 1,800। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस जो है, द बैलेंसिंग फिगर विल बी, द बैलेंसिंग फिगर विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही है 7,200, इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट गालिबन 11,000 नहीं, सॉरी, ये आ रही है आपकी 4,200। ठीक है, ठीक है, ये आपकी फिगर हो गई। अब बहुत ही ज़्यादा मैं बल्कि इसको एक काम ये करता हूँ, इसको रेड पेन से कर लेता हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई है। अब फिक्स कॉस्ट या तो मैं वर्किंग करके दे दूँ, या यहीं पे जो है फिक्स कॉस्ट आपको समझा देता हूँ, और टाइम भी आपका सेव कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट जो है, अब ज़रा तवज्जो चाहिए मुझे आपकी,
बिल्कुल तवज्जो के साथ आप देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया, और वो ये है ए और बी। ए का जो है हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 60,000, और बी के जो हम यूनिट्स जो बेच रहे हैं वो 40,000। ये तो बात हमें क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई बाई इसने जो आपको रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 और 60। तो अगर मैं 80 और 60 को, चले मैं लिख भी देता हूँ, 80 और 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस करके, तो 140 मल्टीप्लाई बाई 60,000, तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग की आ जाएगी। उसमें से मैं सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी 60,000 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 60 140, ये आ जाएगी आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, टोटल। इसमें से मैं ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट, और वो कौन सी आ जाएगी, टोटल, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट टोटल जो है वो कितनी आ रही है, तो इसमें से मैं 7,200 माइनस कर दूंगा जो कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, विच इज ₹1,200। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 140 माइनस 7,200 रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय करने के बाद आप रुपीज़ इन थाउजेंड्स ले लें, और फिर इसके बाद तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी जो कॉस्ट दी हुई है वो है आपके पास 60, एंड ये जो कॉस्ट दी हुई है 60 प्लस 50, ये क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल या फिक्स नहीं है, ये टोटल है। तो इसको प्लस करके मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आसान काम किया हुआ है, थोड़ा सा ये पिछले सवाल में क्योंकि था तो मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश नहीं की। अब मैं अगर यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड अलग अलग कर देता तो ये पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट की बात हो जाती। फिर इसके बाद आपको ये जो कॉस्ट होती है इसको प्रोडक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इसको जो है वो पीरियड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है और फिर मैं अकॉर्डिंगली जो है वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर देता, ठीक है ना। तो मैंने वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का एलिमेंट जो है वो इस सवाल में इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड कि वो पिछले सवाल से आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो एक सवाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसके लिए मैंने जो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर तो ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो डिफरेंट होते और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, अगर किसी को ये मल्टीपल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का आपको कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना है, तो एक सवाल है 2014 का सितंबर, और इसका नाम जो है वो KPK। इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो वहां पे 3 प्रोडक्ट्स थे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो है, तो वहां पे उन्होंने जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो थी उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, और जो पीरियड कॉस्ट थी उसको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से किया था। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो आपका क्लियर वहां पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट वहां पे दिया हुआ है, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिक्स और वेरिएबल की सेग्रीगेशन नहीं थी, ये काम वहाँ पे आसान था। तो यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल की सेग्रीगेशन है, तो आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये इसकी अमाउंट आ गई, और इसी तरीके से इसकी जो अमाउंट आ रही है माइनस इसमें से हम कितना करें, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो थी 4,200, तो इसकी जो अमाउंट आनी चाहिए वो है 200 रुपये। ये फिक्स कॉस्ट आ गई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 3,600 जो है, सॉरी पेन चेंज कर लूँ, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया था इसके लिए मैंने इसको रेड पेन से किया हुआ है। 3,600 और 1,600 ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्सेशन के बारे में वो कह रहा है एट द रेट ऑफ 25% है, गालिबन टैक्स का रेट जो है वो 25% है। 25% ऑफ दिस फिगर इज 900
तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2700 और इसके ऊपर 25% लगाएं तो 400 रुपये आते हैं, तो नेट अमाउंट जो है वो 1200 रुपये आ गई। अब अगर आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ लें तो देखें बात क्लियर होती है आपको कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अब इसमें हमने जो मेजर एरिया जो सीखा वो हमने ये सीखा फिक्स कॉस्ट को निकालना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को कैसे निकाला ये हमने इस सवाल से सीख लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कहता है, अब हम आ रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन की तरफ। तो डिटरमाइन ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इसका जो रेशो जो होगा इसमें हमेशा से हमें एक वेटेड एवरेज के बेसिस पे जो है वो सेल्स निकालनी होती है और इसका जो है इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालना होता है। ये आप समझ लें कि मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो सिंपल एवरेज के बेसिस पर नहीं होगा बल्कि वेटेड एवरेज के ऊपर। अब क्योंकि आपके पास ये सेल्स जो है ये ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज दी हुई है, ये सेल्स वेटेड एवरेज है। वेटेड का मतलब मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं यूनिट जो है वो रेशो में भी रख सकता हूँ 3:2 के रेशो से और मल्टीप्लाई बाय 200। अब क्योंकि ये फिगर मेरे पास कैलकुलेटेड ही है तो मैं क्यों नहीं इसकी मदद से जो है अपना काम आसान कर लूँ। तो अब मुझे सेकंड नंबर पे जो है वो क्या निकालना होगा, मुझे जो अमाउंट निकालनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे निकलेगा, वो कंपोजिट की बेसिस पे। तो पहले नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स कंपोजिट। ठीक है, अच्छा इसके लिए मुझे जो चाहिए वो कंपोजिट सेल्स चाहिए, मुझे वेटेड एवरेज रेट निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेटेड एवरेज या कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स जो मेरे पास दी हुई है वो है जो मैंने अभी ऊपर निकाली थी 12,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 18,000, ये रुपीज इन थाउजेंड्स है। एंड देन वेरिएबल कॉस्ट की जो अमाउंट थी 7,200 प्लस 4,200, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाती है 11,400। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज या कंपोजिट। ठीक है ना, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या आया आपके पास, तो इसका देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कंपोजिट क्या बना, तो इसका रेशियो जो बना है आपके पास 6,600 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आना चाहिए 36.67%। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करें, अब हम निकाल लेते हैं या इसी के आगे मैं कर देता हूँ ताकि आपको फिगर सामने नजर आ जाए। देखिए रेशियो ये ब्रेक इवन निकालने का जो बेसिस है वो फिक्स कॉस्ट ही है। ठीक है ना, तो फिक्स कॉस्ट कंपोजिट ब्रेक इवन सेल्स इज
इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट कौन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इससे इन टर्म्स ऑफ रुपीस आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जो हमने निकाली थी वो फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी यहाँ पे ऊपर 1200 और 200, तो 1200 प्लस 200 ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी, और इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अब रुपीस पूरे में ले लूँ तो मेरे पास ये 1,400,000, ताकि हमारे पास सेल्स जो है वो पूरी आ जाए इन टर्म्स ऑफ टोटल। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है वो है 0.3667। तो आई हैव माय कंपोजिट ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू 3,818,147। अब ये मैंने इसको टोटल कर दिया, ठीक है। इसको थाउजेंड्स में भी रख सकते थे, तो 3,818 आ जाता है वो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ये तो कंपोजिट है, टोटल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। देयरफॉर ये तो कंपोजिट आ गया, देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स ऑफ ए एंड बी, अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना है तो वो जो चाहिए मुझे ए की जो सेल्स, तो यहाँ पे 3,818,147। अच्छा क्या मैं इसको, क्योंकि हम सेल किस रेशियो से कर रहे हैं, हम सेल जो कर रहे हैं जो ऊपर दिया हुआ है, द सेल इज मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो हम सेल जो कर रहे हैं वो 3, तो क्या मैं इसको 3/5 करूं और इसको 2/5 करूं बी को, ये नहीं होगा, ये समझ ले, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि ये जो अमाउंट है आपकी सेल्स, इसके अंदर रेशो भी है और इसके अंदर प्राइस भी है और इसके अंदर यूनिट्स भी हैं। तो इसको जो हमने करना है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस भी है और इसके अंदर यूनिट्स भी हैं, तो ये जो है ये वेटेड एवरेज है, तो इसका रेशो भी जो है वो हमें वेटेड एवरेज का रेशो लेना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज का रेशो क्या है हमारा, वो देख लेते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज का रेशो जो है, जो हमारी सेल्स है वेटेड एवरेज, ठीक है ना, वो हम ले लेते हैं। तो वो है हमारे पास सेल्स की अमाउंट, वो ये वाला, इस रेशो से जो है हम ले रहे होंगे, यस, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि इसकी जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 18,000 बन रही है। तो इसका जो रेशो बना हमारा वो 12 डिवाइडेड बाई 18 और उसका रेशो बना 6 डिवाइडेड बाई 18। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ओमिशन हो सकती थी, तो मैंने इसके लिए दोबारा आपको एज ए रिमाइंडर जो है वो बता दिया कि ये 3:2, दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको काट देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि 3/5 और 2/5 से नहीं होगा। ये किस रेशियो से होगा, वो वेटेड एवरेज सेल्स के रेशियो से होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो ये अमाउंट आ गई आपके पास ₹2,545,431 और ये आपके पास आ गई 1,02,716। देखिए एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूँ कि किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए, और ख़ास करके कॉस्टिंग के अंदर, कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। जो फार्मूला आपके टीचर्स ने बताया दैट इज़ द बेस्ट फार्मूला, आप उसी को कैरी करें। और जो फार्मूला आपको उस वक्त एग्ज़ाम में जो है वो समझ में आता है, जो कंप्यूटेशन आपको एग्ज़ाम में समझ में आती है, दैट इज़ द बेस्ट कंप्यूटेशन।
ठीक है ना। बस फिगर आपकी सही आनी चाहिए और ऐसी वर्किंग होनी चाहिए कि दुनिया में किसी और शख्स को भी समझ में आए, ताकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो तो बेचारा परेशान ना हो, फिर उसको आपको बुलाने की ज़रूरत ना पड़े कि बेटा आके समझा दो। ठीक है ना, बस इतनी सी मेहरबानी कर लें कि ऐसी वर्किंग हो जो उसके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, वरना अगर उसके लेवल से भी ऊपर वर्किंग करोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? अच्छा, अब मुझे अगर यूनिट्स निकालने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरी सेलिंग प्राइस जो है, जो ऊपर दी हुई थी वो 200 और 150 दी हुई थी, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। अब बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी। वो 12,727 12,727 और ये जो अमाउंट आ गई वो 8,000। अगर आप इसको किसी और तरीके से करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो रेशो बनना चाहिए, क्योंकि हम सेल किस रेशो से कर रहे हैं, 3:2, तो इसका रेशो जो है वो 3/5 और 2/5 आना चाहिए इसका, यूनिट्स का। अगर हमारा आंसर जो है, जो नंबर ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स आए हैं, वो अगर 3:2 के रेशो में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये एक वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार है कि जिससे आप वेरीफाई कर सकते थे। ठीक है, तो लेट अस नाउ कंप्यूट दी, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होगी। ज़रा समझते हैं सवाल को तो वापस जाके कि वो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। बेसिकली ये तो हमारा एरिया कवर हो चुका होता है। अब ये क्योंकि सवाल में एक में पूछा हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा पूछ रहा हूँ। और 15%, ठीक है, शायद 15% ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो डिटरमाइन दी ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ, डिटरमाइन दी सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ द कंपनी वांटेड टू अर्न नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा, और फिर इसके बाद दोबारा जो है ना इस वीडियो को देखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और लेकिन आप जो अब देख रहे हो जो वीडियो, तो उसको ज़रा सा पॉज करके अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी वर्किंग यहीं पे कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर 3। ठीक है, अच्छा, तो रिवाइज सेल्स ऑफ ईच, हम रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज सेल्स of product A and B with desired profit of 15% after tax। अच्छा, तो आपके पास वेटेड एवरेज, क्योंकि हम अलग अलग तो निकाल नहीं सकते, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या था? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो था हमारे पास, वो था 36%। अच्छा, इसमें देखिए असल चीज़ पता है क्या, आपको ये देखना होता है कि आपके पास डेटा कौन सा ऐसा है जो कि पिछले सिनारियो के अंदर और इस सिनारियो के अंदर सेम होगा। क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम होगा? नहीं। क्या सेल्स सेम होगी? नहीं। क्या प्रॉफिट सेम है? नहीं। आपके पास फिक्स कॉस्ट सेम है, पिछले सिनारियो में और इस सिनारियो में फिक्स कॉस्ट सेम है। तो मैं फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लूँ, ठीक है ना, और उस परसेंटेज से जो है फिर अपना पूरा सवाल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो फिगर अवेलेबल हो ना, तो आपको उस फिगर की परसेंटेज तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, ये तो आपको पता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझाऊँ आपको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट।
तो इसका मतलब है कि और अगर टैक्स माइनस कर दें तो वो तो अगर नेट प्रॉफिट की फिगर दी हुई और कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी है तो हम थोड़ी सी इसकी अंग्रेजी समझ लेते हैं। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज क्या होगी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज कितनी चाहिए, तो नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स मुझे चाहिए 15% आफ्टर टैक्स, और टैक्स का रेट जो है वो कितना है 25%। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो 75% है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो वो आ जाएगी परसेंटेज, वो आ जाएगी 20%। ठीक है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, फिक्स कॉस्ट है। तो देयरफॉर मेरे पास फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज जो आ गई वो कितनी है, 16.67। ये है बेटा, ज़रा सा थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने इस सवाल में जो है ना रखी है। एक तो मैंने रखा था वहाँ पे कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को, चलो मैं लर्निंग आउटकम भी लिख दूंगा इसका कि हमने क्या सीखा इससे और क्या सीखना था। तो एक तो ये है कि हमने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर अलग किया, और यहाँ पे जो है हम इस फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज से हम वो निकाल रहे हैं टोटल। तो देयरफॉर ये, अच्छा सेल्स कितनी होगी, वो तो 100% होगी, और फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आ गई है, और फिक्स कॉस्ट है कितनी हमारे पास। अगर उसके बारे में भी कुछ कहा जाए कि फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है, ये हो रही है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल सेल्स शुड बी, तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो थी वो हमने यहाँ पे भी निकाली थी फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट जो निकाली थी हमने, वो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है ब्रेक इवन, यहाँ पे ये जो फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास वो 1.4 मिलियन जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1.4 मिलियन, और ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 16.67। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास सेल्स की फिगर आ जानी चाहिए। तो देयरफॉर अवर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 8,398,320, मीन्स 8,398,320। ये वो सेल्स है जिसके ऊपर हम प्रॉफिट जो है सेल्स के ऊपर 15% कमा रहे होंगे आफ्टर टैक्स। ठीक है, अच्छा अब ए और बी का क्या करें, तो रेशो हमारा वही होगा क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस वगैरह तो चेंज नहीं किए। तो रेशो हमारा कौन सा होगा, जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था, वही आपका, यही आपका जो है रेशो से इस सेल्स को चेंज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके पास रिवाइज सेल्स आ जाएगी बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो असल जो चीज़ निकालनी थी वो थी इसकी ये था फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज निकालना था, और फिक्स कॉस्ट के परसेंटेज के बेसिस पे हमने ये निकाला। तो देयरफॉर रिवाइज्ड सेल्स ऑफ ए एंड बी इज ए एंड बी, आई एम सॉरी सर, मुझे ज़रा सा आज नज़ले का जैसा है तो थोड़ा सा बियर विथ मी, लेकिन काम तो करना है ना। तो अब बच्चों से वादा किया हुआ था, तो ट्राइंग टू फुलफिल दिस कमिटमेंट। तो 8,398,320 इंटू क्या रेशो था हमारा, 12 रेशो कितना था, 12/18। इसी तरीके से 8,398,320 इंटू 6/18। तो अमाउंट आ गई आपके पास 5,589,880, और ये अमाउंट आ गई आपके पास 2,07,990।
99,440। अच्छा, अब क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्स मांगा था, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं मांगे, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किए। आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इसको 200 और 150 से डिवाइड करूंगा तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे उसका रेशियो जो होना चाहिए वो 3:2 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर मेरी कैलकुलेशन ये सही है तो रेशियो जो है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा 3:2, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए आप 200 और 150 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। तो अगर आप एक दफ़ा दोबारा इस रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, तो इस सवाल का जो लर्निंग आउटकम था, अगर मैं यहाँ पे लर्निंग आउटकम, तो एक तो ये था कि हमने ये सीखा कि फिक्स, एक तो कंपोजिट सेल्स की हमने बात की। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो मैं ज़रा साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ। लर्निंग आउटकम ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कंपोजिट सेल्स का ब्रेक इवन जो है वो कैसे देखते हैं, मींस मल्टीपल प्रोडक्ट का। पिछले सवाल के अंदर सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है। नंबर 2 जो है वो फिर हमने देखा यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को भी हमने किया और उसको भी किया। जो चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो मैंने शामिल नहीं की हुई है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा कि अब जिसको देखना हो तो वो KPK वाले सवाल से देख सकता है। फिर इसके बाद मैंने जो है वो सेल्स की फिगर निकाली, रिक्वायरमेंट नंबर 3 से सेल्स की फिगर निकाली बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। और परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे क्यों निकाली? क्योंकि मेरे पास इस नए सिनारियो के अंदर सिर्फ मेरे पास जो कांस्टेंट फिगर है, जो पिछले एक सिनारियो में और इस सिनारियो में, वो सिर्फ मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। तो उस बेसिस पे फिर मैंने अपनी सेल्स निकाली और बाकी काम कर लिया। तो आई होप कि बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। और कंपोजिट, दोबारा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लासेस का सवाल है, ये बेसिक का सवाल नहीं है। तो इसके लिए अगर किसी को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो तो ये पहले तो आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट करें और फिर इसके बाद ये सवाल करें, तो आपको बाद इसके कंटेंट समझ में आ जाएंगे। तो एज़ यूजुअल शरीफ तबानी को जो है आप इजाज़त दीजिए, और वही आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं रिक्वेस्ट तो करता हूँ, लेकिन ये एज़ ए नॉर्मली हमारी एक आदत सी हो गई है कि दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपसे उधार नहीं रखवाऊँगा, जब भी जो वीडियो देखे उसी वक्त जो है इस तबानी साहब के लिए जो है वो दुआ करने का, अल्लाह तबानी साहब से और हम सब से खुश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।